हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू पॉलिटिकल साइंस क्लास। मैं हूं श्रेया, आपकी मेंटर, और हम सॉल्व कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन। इससे पहले हम सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस अलोंग विद द डूज एंड डोंट्स, मार्किंग स्कीम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आज के सेशन में हम सेक्शन बी ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको ओवरऑल 24 क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं, जिसमें कि आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 आप छोड़ सकते हो। अब ये 4 जो आपको छोड़ने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनको बहुत वाइजली चूज करिएगा। जैसे कि जो आपको डाउटफुल लगे, भूल गए हो, नहीं आ रहा है या वहां कंफ्यूज हो गए हो, वो होने चाहिए वो 4 जिन्हें कि आप सॉल्व ना करो और फिर भी पूरे मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25th क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वॉर हैपन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के टाइम वॉर क्यों नहीं हुआ था? कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन थी पर ऑन फील्ड वॉर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? ड्यू टू थ्योरी ऑफ डेटरेंस, ड्यू टू नैम, ड्यू टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, या फिर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन। तो क्या रीजन था? कोल्ड वॉर एरा वाला चैप्टर सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जिसने पढ़ा है उसको इसका आंसर देखते ही पता चल जाएगा क्या है। फिर भी मैं आपको एलिमिनेट करके बताती हूँ कि कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। लाइक ड्यू टू नैम, नैम क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोल्ड वॉर एरा से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? इट वाज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, तो इसे भी आपने एलिमिनेट कर दिया। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या है हमारा? ड्यू टू थ्योरी ऑफ डेटरेंस वॉर डिडंट हैपन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। थ्योरी ऑफ डेटरेंस क्या थी कि दोनों ही अलायंसेस के पास क्या थे? न्यूक्लियर वेपन थे। अगर एक साइड यूज करती तो दूसरी भी उसको यूज करती न्यूक्लियर वेपन्स को, इसलिए क्या था? वॉर जो है डेफर हो रहा था। इसे ही बोला गया है थ्योरी ऑफ डेटरेंस। सो हमारा आंसर 25 का हो जाता है ए। नेक्स्ट पे आते हैं 26, व्हाई डिड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर का सक्सेसर खाली रशिया ही क्यों बना था? अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, it inherited the Soviet seat in the UN, it was the largest republic, Boris Yeltsin was more charismatic than Gorbachev, select the correct answer using the code given below। अब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, क्या इस वजह से रशिया सक्सेसर बना था यूएसएसआर का? ये तो कोई रीजन नहीं होता ना बनने का सक्सेसर, तो इसे आप एलिमिनेट कर दोगे। नेक्स्ट है इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन, तो हाँ ये बात करेक्ट है दैट रशिया इनहेरिटेड द सीट। ऑलराइट, नेक्स्ट है इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, तो जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आती थी अराउंड 15 थी, तो उनमें से इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, तो ये हमारा पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बोरिस येल्सिन वाज मोर कैरिज्मेटिक देन गोर्बाचेव। अब ठीक है, लेकिन ये दोनों ही तो रशिया से थे, तो कोई भी रूल करता तो दोनों ही रशिया से हैं, तो रशिया को पॉइंट तो दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर हमारा ये भी नहीं होना चाहिए, इसे भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी एंड सी। बट आपकी मार्किंग स्कीम में गिवन है 26 का फोर्थ, यानी कि बी एंड डी। बी एंड डी गिवन है, अकॉर्डिंग टू मी डी नहीं होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। सो यू मे कंसल्ट विद योर टीचर कंसर्न कि कौन सा आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मार्किंग स्कीम में तो क्योंकि बी एंड डी प्रोवाइडेड है, एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लॉजिक यूज करोगे तो फिर डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 27। Since the Nagpur session of the Congress in 1920, this principle was accepted that the reorganization of state would be on linguistic basis। linguistic basis का मतलब क्या होता है? based on language। पहले ये डिसाइड करा गया था कि डिवीजन किस बेसिस पे होगा? linguistic basis पे। But despite this, the leaders were against it after the independence। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद लीडर्स ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था कि डिवीजन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं होगा, बिकॉज फोर स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन,
might lead to disruption and disintegration, to adopt a mixed economy, to adopt a planned economy. अब select the correct answer using the four given below. अब आपको बताना है कि ये जो statements है इसमें से कौन सा इसका appropriate, most appropriate answer है. तो अगर आप देखोगे to adopt a mixed economy and to adopt a planned economy, इसका linguistic basis का before independence और after independence के partition से कोई भी relation नहीं बैठ रहा है, तो इन दोनों को आप साथ में यहाँ पे eliminate कर सकते हो. अब बचे ये दोनों कि after independence things change after independence and partition. अब पहले ही पार्टीशन इस बेसिस पे हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का, और बाद में बोला इट माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. अगर दोबारा से स्टेट भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हो जाते तो वो भी अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड कर सकते थे. इसलिए 27 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो गया. Okay, next है years after the end of Cold War, the Central Asian Republic have not risen to the global availability of opportunity. भाई तो ऐसा क्यों है कि अब तक ये इतना राइज नहीं कर पाए हैं? Because backdrop of Soviet influence, क्या backdrop था Soviet influence का, authoritarianism in the countries, US involvement या फिर traditionally isolated nature of the countries. Definitely traditionally isolated countries है, इस वजह से तो ये अपराइज नहीं कर पाए. ये रीजन तो इसका बिल्कुल नहीं है. क्या यूएस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा हुआ था? तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट है क्या बैकड्रॉप ऑफ सोवियत यूनियन सोवियत इन्फ्लुएंस की वजह से ये हो रहा था? नहीं, ये भी नहीं हो रहा था. इंस्टेड ये क्यों हो रहा था? ये अथॉरिटेरियनिज्म जो फॉलो हो रहा था इन कंट्रीज में, उस वजह से ये रीजन था कि अथॉरिटेरियनिज्म in the countries here after the end of Cold War, the Central Asian Republic have not risen to that global availability of the opportunity. Reason था authoritarianism. All right, so 28 का आंसर आपको मिल जाता है B. 29 पे आते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल was entrusted with the task of unification of the princely state. princely state की unification का जो ये काम था, ये किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को. Which of the following argument is not correct? क्या ट्विस्ट है? नॉट करेक्ट बोला गया है. नॉट को स्किप नहीं करना है, सबसे नॉट को स्किप नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें? विच अमंग दीज इज नॉट करेक्ट. तो पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइडेड है. ही हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, तो ऐसा तो ये तो ट्रू है क्योंकि उनके पास एक पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस था वो काफी लंबा था. नेक्स्ट है ही वाज अ विजनरी एंड अ गुड स्पीकर, ये भी पॉइंट करेक्ट है. ही वाज अ ग्रेट स्पीकर एंड अ ग्रेट विजनरी टू. नेक्स्ट है मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन should be entrusted to सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसको हम डाउटफुल की कैटेगरी में रखते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. He was the home minister as well as the minister of concession department. तो वो दोनों ही मिनिस्टर भी रहे थे. पहले क्या रहे थे? होम मिनिस्टर, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ कंसेशन डिपार्टमेंट. तो ये भी करेक्ट हो जाता है. एक तो आपने बता दिया कि ए, बी और डी आपके करेक्ट है, तो बचा आपके पास सी. लेकिन हमें ऐसे ही नहीं मार्क कर देना है, हमें पढ़ना है क्या ये सही है. मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन, क्या मुस्लिम लीग को टास्क ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए था? नहीं, उनको क्या चाहिए था? टास्क ऑफ डिसइंटीग्रेशन चाहिए था. और हमें कौन सा करेक्ट नहीं है यही पता लगाना था. इस हिसाब से हमारा 29 का आंसर हो जाता है सी. ओके, 28 का बी एंड 29 का सी करेक्ट आंसर है. Why did the Indian government sign the treaty with the Soviet Union in 1971? अब 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये ट्रीटी क्यों साइन करी थी विद द सोवियत यूनियन? क्या रीजन रहा था उसके पीछे? इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, या इंडिया वाज वेरी क्लोज टू यूएसएसआर, या फिर इंडिया वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम द यूएसए, या फिर फॉर स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप. अब क्या हुआ था उस टाइम पर, क्यों करी थी ये ट्रीटी साइन इंडियन गवर्नमेंट में? जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, वेस्टर्न पाकिस्तान किसका अलाय था? वो था यूएसए का अलाय. तो अब यूएसए उनकी वेस्टर्न पाकिस्तान के फेवर में था. तो अब जब यूएसए पाकिस्तान के फेवर में आ गया तो इंडिया को भी अपनी साइड कोई चाहिए था. तो उसने किसको चूज करा? जो यूएसए के अगेंस्ट था, यूएसएसआर. इसलिए उसने ट्रीटी साइन करी थी विद सोवियत यूनियन ऑफ पीस एंड friendship. So India needed diplomatic and military support during the Bangladesh crisis. ये कब की बात हो रही है? बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम की. तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट है इंडिया वाज वेरी क्लोज टू यूएसएसआर. इंडिया क्लोज तो था यूएसएसआर के, लेकिन इस वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये ट्रीटी साइन नहीं करी थी.
नेक्स्ट है इंडिया वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम यूएसए, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है फॉर स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप। अब ये ट्रीटी से फ्रेंडशिप तो स्ट्रेंथन हुई थी, लेकिन ट्रीटी इसीलिए नहीं साइन करी गई थी, वो करी गई थी बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम जब वेस्टर्न पाकिस्तान का साथ दिया था यूएसए ने, तो फिर इंडिया ने अपने साइड किसको करा था, यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन वाली साइड को। सो 30 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। अब आप देख रहे हो नीति आयोग से कितने क्वेश्चन आए हैं आपके एंटायर क्वेश्चन पेपर में। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, खैर आपको यहाँ बताना है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो नीति आयोग, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, सोचते हैं, सोच के बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या फेवरेबल है टू दी गवर्नमेंट। तो हाँ ये करेक्ट है कि ये वर्क होता है नीति आयोग का। नेक्स्ट है नीति आयोग डज नॉट एंश्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पे नॉट गिवन है, क्या नीति आयोग फेडरलिज्म एस्टैब्लिश नहीं करना चाहता है, इसको हम डाउटफुल में रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि करना चाहता है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी करेक्ट है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सेक्शन ए में भी अटेम्प्ट किया था, तो ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव कुमार इज द करेंटली वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, क्या करंट वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार है, तो ये भी करेक्ट है। अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना था विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी नीति आयोग। तो हमें पता चल गया नीति आयोग डज नॉट, इनफैक्ट इट डज एंश्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस हिसाब से हमें 31 का आंसर मिल गया करेक्ट बी। 30 का आंसर है ए एंड 31 का बी। आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद व्हाट। अब शॉक थेरेपी बताना है किससे एसोसिएटेड फिनोमेना है। कब की बात हो रही है, यूएसएसआर के सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की, ठीक है। सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स इन तजाकिस्तान एंड अजरबैजान, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो ये तो नहीं है यहाँ पे, एनईआईओ आपको पता है, ठीक है। यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म, या फिर स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ये भी यहाँ पे नहीं है, ये भी आपने रूल आउट कर दिया। अब बचे आपके पास दो, क्या यहाँ पे तजाकिस्तान और अजरबैजान का रिलेशन करेंगे आप शॉक थेरेपी से, नहीं। क्या आंसर है आपका, यहाँ पे है यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी सोवियत यूनियन में, अब उसकी क्या हो रही थी, जिसको पहले स्टेट ओन किया करता था, अब वहां पे प्राइवेट ओनरशिप हो रही थी, तो उसे ही बोला जा रहा है यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या प्राइवेटाइजेशन और इंक्लूड हो रहा था और यूएस अपनी रूल्स यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहा था। तो शॉक थेरेपी इज रिलेटेड विद यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म। ऑलराइट, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के टाइम की ये बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं द टर्म द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद। अब द लार्जेस्ट गैरेज सेल किससे एसोसिएटेड है इन द हिस्ट्री, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, गल्फ वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, या फिर शॉक थेरेपी। अब मैंने आपको जो यहाँ पे पढ़ाया है डिसइंटीग्रेशन वाला सोवियत यूनियन के, उसके बाद यूएस प्लान, वहां पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द स्टेट ओन कंट्रीज, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन गिवन। डेफिनेटली गल्फ वॉर तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहां पे तो प्रॉपर वॉर हुआ था, इसको आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपको पता है, कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट था, जब ऐसा लग रहा था कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, बट ऑन ग्राउंड वॉर कभी हुआ नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर दो। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। और शॉक थेरेपी जो मैंने आपको बताया, द लार्जेस्ट गैरेज सेल, इसका मतलब क्या है, जो सोवियत यूनियन में ईस्टर्न लाइंस में बिग इंडस्ट्रीज थी, अब क्या हो रहा था, उनको बहुत कम दामों में बेचा जा रहा था, क्योंकि उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, वहां पे यूएस अपना रूल एस्टैब्लिश कर रहा था, जिससे कि वहां की इकोनॉमी बहुत कम हो गई थी ऑल ऑफ ए सडन। तो उसी प्रोसेस को बोला गया है एंटायर को शॉक थेरेपी। तो 33 का आंसर हो जाता है डी, 32 का सी एंड 33 का डी। नेक्स्ट पे आते हैं असर्शन और रीजन। असर्शन है द कोल्ड वॉर वाज नीदर अ वॉर or an armed military conflict nor a condition of peace, it was rather a state of uneasy peace। अब ना तो यहाँ पर क्या हुआ था, वॉर हुआ था, ना ही क्या हुआ था, आर्म्ड मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुई थी, नॉर अ कंडीशन ऑफ पीस। ठीक है, वॉर नहीं हुआ था, लेकिन पीस भी तो नहीं था ना, क्या था, इट वाज रादर अ स्टेट ऑफ अनईजी पीस। पीस तो था, वॉर नहीं था, लेकिन ये पीस भी कैसा था, अनईजी था, क्योंकि बहुत सारे डाउट से, अनईजीनेस थी कि वॉर हो भी सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई थी। रीजन गिवन है, तो असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। रीजन इन द कोल्ड वॉर वाज नॉट
being fought by clever moves, propagandist activities एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या इन तीनों को यूज नहीं करा गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे? क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है। अब ये जो नॉट बोला है ना, ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज कोल्ड वॉर के टाइम पे क्लेवर मूव्स थे, तभी तो वहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, याद करो, मिसाइल्स वहां पे रखी गई थी जिससे कि यूएस को अंडर प्रेशर डाला जा सके। अब यूएस ने भी अपने वॉरशिप्स उतार दिए थे इसके अगेंस्ट, मिसाइल्स के अगेंस्ट। तो क्या था? ये क्लेवर मूव्स ही तो थे। और यहाँ पे लिखा है नहीं थे, तो यहाँ पे आपको रीजन पता चल रहा है, रीजन रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है। तो 34 का आंसर हो जाता है डी, द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 35, which situation was termed by US President George Bush as New World Order? अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने किस चीज को बोला गया था या किस कंटेक्स्ट में बोला गया था? The United Nations had given permission for Operation Desert Storm. Operation Desert Storm याद करो क्या था? नेक्स्ट है आपका the United Nation had given permission for Operation Iraqi Freedom. नेक्स्ट है to know averted Cuban Missile Crisis या defeat in War of Iraq. अब यूएस वॉर ऑफ इराक में हारा तो था ही नहीं, डिफीट तो हुआ ही नहीं था, तो ये आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो तो जीता था। नेक्स्ट टू नो एवर्टेड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये भी यहाँ से रिलेटेड नहीं है, इसे भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। द यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी को फ्रीडम थोड़ा ही चाहिए थी, इराक से हमें कुवैत को रिलीज करना था, उसको फ्रीडम प्रोवाइड करनी थी, उसके लिए जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो द यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसी के रिलेशन में आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि कुवैत की फ्रीडम के लिए दिया गया था। तो 35 का आंसर हो जाता है हमारा ए। ओके, 36 पे आते हैं। द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वाज, अरब स्प्रिंग से दूसरा क्वेश्चन पहले भी आया था कि कहां पर अरब स्प्रिंग का इफेक्ट नहीं आया था, क्वेश्चन आया था, अब आया है द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वाज। क्या था अरब स्प्रिंग का रिजल्ट? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, सोशलिस्ट सिस्टम, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो बाद में क्या आया था? वहां पे आया था डेमोक्रेटिक सिस्टम और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम हट गया था। तो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं, क्योंकि वहां पे क्या आया था? डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट सिस्टम, ये भी नहीं है। सी आता है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये भी हमारा आंसर नहीं होता है। तो आइडियली के आंसर इसमें कोई भी नहीं है। आपकी मार्किंग स्कीम में अगर आप देखोगे 36 का आंसर गिवन है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ये आंसर नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंसर्न टीचर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा इसको, क्योंकि द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वॉज, इनमें से कोई भी आंसर इसमें से ऐप नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाता दैट अरब स्प्रिंग वॉज अ रिजल्ट ऑफ, तब ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हो सकता था, क्योंकि इसके हटने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करा गया था। फिलहाल आपकी मार्किंग स्कीम में ये आंसर गिवन है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 37, नीति आयोग सर्व एज अ थिंक टैंक। अब देखो, थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग को, नीति आयोग थिंक टैंक है या नहीं गवर्नमेंट की, ये आपको क्लियर हो गया, 2-3 बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए जो क्वेश्चंस है ना उनको ध्यान से पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको हिंट्स मिल जाती है 2-4 क्वेश्चन की क्वेश्चन पेपर के अंदर। To promote federation where government act as with the help of technology, select the correct option। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कंट्रोलर, कंपैरेटिव सेंट्रल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव फैसिलिटेटर या फिर कोरिलेटेड इनेबलर। तो नीति आयोग कैसा वर्क करती है? ना तो वो कॉम्पिटिटिव करती है, ना ही वो कॉम्पैरेटिव करती है, ना ही वो कोरिलेटेड करती है, कोऑपरेटिव वर्क करती है और फैसिलिटेट करती है। तो हमारा 37 का आंसर हो जाता है सी, और 36 का ए आपकी मार्किंग स्कीम में गिवन है, बट अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं होना चाहिए। 38 पे आ जाते हैं। व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन रिप्लेस क्यों हुआ था नीति आयोग द्वारा, क्यों हुआ था? तो उसके रीजंस गिवन है। मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट, या फिर द प्लानिंग कमीशन वाज अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल। क्या लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसलिए उसको ओवरटेक करा था नीति आयोग ने? तो नहीं, लोगों को क्या चाहिए होता है? लोगों को चाहिए होता है रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि लोगों की वजह से तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिजायरेबल बाय द लीडर्स। क्या लीडर्स को नहीं चाहिए था इसलिए रिप्लेस हुआ था? तो ये भी आंसर
नहीं है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है इट वॉज इनएडमिसिबल बाय द ऑपोजिशन, क्या ये ऑपोजिशन की वजह से हुआ था? तो ये भी नहीं है। अगर आप खाली एलिमिनेट भी करोगे ना तब भी आपको आंसर मिल गया, अगर आपको करेक्ट एग्जैक्टली नहीं आता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब जो आपके पास बच रहा है उसको देखो, क्या ये सही बैठ रहा है? मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस उस टाइम पे ऑफ द डेवलपमेंट, इसलिए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। तो हाँ, इसीलिए करा था नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस। तो 38 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39। गिवन द कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ कैन द यूएन प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल? यूएन एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे रोल प्ले कर सकता था? बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड कॉलिंग फॉर चेंज, एक है। नेक्स्ट है बाय लेटिंग द रीजनल पावर्स टेक चेंज। अब रीजनल पावर अगर चेंज ले लेंगी तो फिर उसकी वजह से क्या ये सब हो पाएगा, पीस आ पाएगा, प्ले इंपॉर्टेंट रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो आप यहाँ पे हटा सकते हो कि अगर सब इंडिविजुअल रीजनल को पावर दे दी गई। नेक्स्ट है बाय इंडल्जिंग यूएस चाइना टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, क्या वर्ल्ड सिर्फ यूएस और चाइना में ही कंसर्न है? तो क्या गिवन कंटेम्पररी रियलिटी ऑफ वर्ल्ड की बात हो रही है तो फिर खाली यूएस और चाइना पे बेस तो बात नहीं करी जा सकती ना, तो आप इसे भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है बाय बीइंग प्रोएक्टिव एंड सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्सेस टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, क्या डिस्प्यूट सिर्फ टेरिटोरियल होते हैं? क्या सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ही सॉल्व करने हैं और कोई डिस्प्यूट्स नहीं है? तो आप ये भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि डिस्प्यूट्स तो वाइड होते हैं ना। नेक्स्ट है बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। वायलेशन एंड कॉलिंग फॉर चेंज, तो ये ज्यादा एप्ट आंसर हमें लग रहा है कि क्यों गिवन द कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ कैन यूएन प्ले मोर important role because of the human right violation and calling for a change। तो 39 का most appropriate answer यहाँ पे हो जाता है A। नेक्स्ट पे आते हैं assertion reasoning type है। In April 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? NATO, was an association of 12 states which declared that the armed attack on any one of the Europe or North American would be regarded as the attack on all of them। तो हाँ, नेटो का यही था कि उनमें से जो टीम है उनकी कितने की 12 स्टेट्स की, अगर इनमें से एक पर भी अटैक होगा तो वो सभी पर अटैक माना जाएगा और वो रिटेलिएट करेंगे। तो ये असर्शन है और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी करेक्ट गिवन है, तो असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। ईच स्टेट वुड बी ओब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर, अभी 12 स्टेट्स हैं उनके बारे में बोला है। ईच स्टेट वुड बी ओब्लाइज्ड टू हेल्प अदर, तो ये भी करेक्ट है। अब क्या असर्शन और जो रीजन है ये कनेक्टेड है, रीजन इसको जस्टिफाई कर रहा है? तो हाँ, डेफिनेटली कर रहा है कि नेटो 1949 अप्रैल में बनी थी, इसमें 12 स्टेट्स थे, एक पर भी अटैक होता तो वो सब पर अटैक माना जाता एंड ईच स्टेट वुड बी ओब्लाइज्ड टू हेल्प अदर। तो यहाँ पे हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो 40 का आंसर हो जाता है ए। So in the next session we will start from question number 41 onwards। I hope ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और समझ जरूर आया होगा। Still if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below। By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime। नोट्स की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे in PDF format। You can also attend live tests, quizzes and assignments। Definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app and you may also join us on Telegram channel। दोनों के links description box में provided हैं। Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session। Till that time, keep studying, stay safe, all the best, bye bye।